हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज पे है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमें ऑन एन एवरेज 500 एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड हमने फर्स्ट क्लास में अप्रोक्स 250 एमसीक्यूज, देन नेक्स्ट क्लास में 150 एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। और आज की क्लास में हमारा रिमेनिंग 100 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप चाहे प्रिपरेशन करो फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट माना जाता है। एंड ये जो 500 एमसीक्यूज हमने ड्राफ्ट किए हैं, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। आज की क्लास की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपलोड करा दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड हमने ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन क्लास पहले भी अपलोड किए हुए हैं, बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस भी अपलोड किए हुए हैं। सबकी हमने एक प्लेलिस्ट ड्राफ्ट कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। वो प्लेलिस्ट जरूर से कवर कर लेना, सो दैट आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि हमारा एक ऐप है जिसपे आपको कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वहां प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल भी लॉन्च किया है। अगर आप चाहो तो वो वहां से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना हमारा ऐप। एंड ऐप पे आपको अप्रॉक्स 1000 एमसीक्यूज की एक सीरीज मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि ऑनलाइन किस तरह से आपको एग्जाम देना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एंड जो सीरीज है उसकी आपको पीडीएफ और डिस्कशन सेशन क्लास भी हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप की लिंक हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब चलो अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। और में जो आज स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर के 500। ओवरऑल 100 एमसीक्यूज हमें आज डिस्कस करना है। ओवरऑल ये 100 एमसीक्यूज आज हमें डिस्कस करना है। तो देखो, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, वो है कि ए इज एंटाइटल्ड टू 10% पार्टनर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। Find the commission payable to A if the net profit before charging such commission amounted to rupees 60,000। लास्ट क्लास में सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया भी था। हमें सिर्फ ये देखना रहता है कि ये जो कमीशन है ये बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब जितना परसेंट दिया है ना, डायरेक्टली आप उसका परसेंट का एप्लीकेशन करते हो। बट यहाँ आफ्टर चार्जिंग लिखा होता तो हम लोग करते 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास बिफोर चार्जिंग लिखा है और 10% है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 60,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 6,000, जो गिवन ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स में लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ऑल ऑफ द थ्री। हमने इस पे भी डिस्कशन किया हुआ है कि अगर करंट ईयर का सेल्स बढ़ करके दिख रहा है तो नो डाउट जो करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी बढ़ करके दिखेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास सेल्स की वैल्यू दी हुई है 40,000, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 10,000, ओपनिंग स्टॉक लेट्स से हमारे पास है 5,000 एंड परचेजेस गिवन है 35,000। ठीक, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो करंट ईयर का सेल्स है वो बढ़ करके दिख रहा है, लेट्स से ये 40,000 की जगह 50,000 दिख रहा है, तो उस केस में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी तो 10,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 20,000। सेल्स के साथ ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर सेल्स बढ़ के दिख रहा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ के दिख रहा होगा, सेल्स घट के दिखेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज दिखेगा। ठीक है, तो यहां देखो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है ना, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो बढ़ करके दिखेगा। और जब भी ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट होता है सेल्स का, तो वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट पे ही इंपैक्ट डालता है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, when bills receivable is returned dishonored by the drawee, which of these account is debited by the drawee? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, when bills receivable is returned dishonored by the drawee, which of these account is debited by the drawee? तो उस केस में ड्रॉई क्या करेगा, डिसऑनर हो गया, वो तो रिवर्स कर देगा एंट्री, और रिवर्स करने में सिंपली वो अपनी बुक्स में उन्होंने बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट किया होगा, उसी को वो डेबिट करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी हमारे जर्नल एंट्रीज हैं, डिस्कशन है,
टॉपिक्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी शॉर्ट वीडियोस में, और बहुत जल्दी हम उस पर भी सेशन लॉन्च करेंगे, सो दैट आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ये जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हमारे अकाउंट्स में, बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट होता क्या है कि जनरली में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो सब पे आपको बहुत जल्दी लेक्चर मिल जाएगा, बट ये आपको हमारे शॉर्ट वीडियोस में ही मिलेगा। हम कोशिश ये करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक हर एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दे। नेक्स्ट देखो, a second hand truck was purchased for rupees 75,000 and rupees 1000 was spent on its repair. 200 to get the truck registered in the name of the firm and 1000 as dealer's commission. The capitalized value of truck will be, हम कितना कैपिटलाइज करेंगे? देखो, ये जो 75,000 है, ये तो आपने परचेज किया है, भले आपने सेकंड हैंड क्यों ना परचेज किया हो, बट आपके लिए तो वो असेट है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 10,000 आपने तुरंत उसके रिपेयर पे खर्चा किया है, तो ये भी आपको ऐड करना होगा, ये भी कैपिटलाइज करना होगा। 200 रुपीज आप 2000 रुपीज आपने खर्च किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अगेन ये भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। एंड 1000 डीलर का कमीशन है, ये सारे के सारे अमाउंट क्या होंगे? कैपिटलाइज होंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई रिपेयर का खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है। और बाद में अगर आप रिपेयर का खर्चा करा रहे हो, तो आपको ये देखना होता है कि उसका बेनिफिट आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा। अगर विद इन अ ईयर उसका बेनिफिट मिल रहा है, तब तो आप उसको सीधे एक्सपेंस की तरह पीएल में दिखा दोगे, अदरवाइज आप उसको कैपिटलाइज करोगे। तो यहाँ ये जो फिगर आ रही है, ये आ रही है 88,000 की, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है, नरेशंस आर यूजुअली गिवन एट द एंड ऑफ। सबको पता है कि जो नरेशन होता है वो हमें कहाँ देना होता है? जर्नल एंट्री में। हम जो भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेट्स से कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स, तो वहां में ये मेंशन करना होता है कि ये सेल कितने रुपीस की है, किसको किया गया है, कैश पे किया गया है, तो वो आपको नरेशन देना होता है कहाँ? जर्नल एंट्री के नीचे। ईच जर्नल एंट्री, ईच पेज, ईच कॉलम, नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच जर्नल एंट्री। नेक्स्ट, under which method of depreciation annual depreciation goes on decreasing? Reducing balance method, straight line method, annuity method, none। ये भी पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें बेटा, तो इसमें लेट से अगर हमारे पास 1 लाख की वैल्यू है, तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन मान लो अवेलेबल है, तो ये जो 10,000 है, ये आपको हर साल अप्लाई करना होता है डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो यहाँ पे तो आपकी वैल्यू नहीं डिक्रीज हो रही है। बट WDV मेथड में क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, कि अगर हमारा असेट 1 लाख का है और रेट है एट द रेट 10%, तो फर्स्ट ईयर 10% अप्लाई करेंगे, मेरे पास रिड्यूसिंग वैल्यू बचेगी 90,000। नेक्स्ट ईयर 90,000 पे हम 10% अप्लाई करेंगे, तो आएगा 9,000। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करोगे, तो वैल्यू आएगी 8100। रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पे आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल डिक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। Income and gain account shows increase on credit side. Expenses and losses shows reduction in balance in debit side. Assets account can have credit balance also. Debtors are owing of the business. हमने क्लास अपलोड की जहां पे हमने गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वहां हमने ये बात बताई भी है कि अगर हम लोग नॉमिनल अकाउंट की बात करें, तो उसके लिए रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ देखो, आपका कह रहा है कि जो एक्सपेंस और लॉस है, क्या हम उसको डेबिट में डालेंगे तो उससे हमारा बैलेंस घटेगा? नहीं, उसको डेबिट में ही डाला जाता है, उससे हमारा बैलेंस बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटीज और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट होता है। कह रहा है कि क्या असेट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जैसे बैंक है, अगर उसका बैलेंस आपने क्रेडिट कर दिया, तो वो बैंक ओटी हो जाएगा, जो कि अगेन हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। एंड डेटर्स आर ओइंग ऑफ द बिजनेस, नहीं, डेटर्स बेसिकली कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा उधार दिया है, वो हमें पैसा वापस करेंगे। बेसिकली यहाँ पैसे की बात नहीं होती, स्टॉक की बात होती है, गुड्स की बात होती है। जब भी आप गुड्स उधार पे खरीदते बेचते हो, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट अराइज होता है, या बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल की हम बात करते हैं। तो डेटर मतलब क्या? जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचा है, ठीक है, और वहां से हमें पैसे मिलेंगे। तो नो डाउट हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए, जिसमें लिखा है कि इनकम और गेन अकाउंट से जो क्रेडिट साइड है वो इंक्रीज होता है। यस, क्योंकि इनकम और गेन का हमेशा बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? एक्सेलरेट मेथड पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि ये WDV मेथड है, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आइटम्स विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड along with the asset?
इंस्टॉलेशन चार्जेस, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टैट्यूटरी लिवीज एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस। नाम से ही पता चल रहा है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो हर साल होना है। तो जब हर साल आपको खर्चा करना है रिपेयर का, मेंटेनेंस का, तो उसका बेनिफिट नो डाउट सिर्फ और सिर्फ एक ही साल के लिए मिलेगा। तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे, वो कैसे शो करोगे? एज रेवेन्यू आइटम। हमने कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम पे भी डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है, इसलिए हमने बोला कि आप लोग प्लीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट को जरूर से कवर कर लेना, सो दैट ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज रिलेटेड टू पेटी कैश, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट, नन। अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम की बात करें तो इसको हम रिलेट करते विद पेटी कैश, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, an office equipment is purchased on 1/1/2012 for rupees 1,10,000, having working life of 4 years, at the end of which it is expected to have a scrap value of rupees 10,000. Find the difference in depreciation as per sum of year digit method and reducing balance method, जो कि given है 25% WDV for the year ending on 31st March 2012. तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है कि पहले हम लोग सम ऑफ डिजिट मेथड यूज करके कैलकुलेशन कर लेंगे डेप्रिसिएशन का, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करके डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये कैलकुलेशन सिर्फ एक साल के लिए होगा। रीजन बीइंग, यहाँ बोले फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st December 2012। आपने परचेज किया था असेट को 1/1/2012, तो 12 मंथ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। एंड दोनों डेप्रिसिएशन अमाउंट में जो डिफरेंस होगा वही यहाँ पूछा है। देखो लिखा है फाइंड द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन। अब यहाँ देखो जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, क्या हमें इसका फॉर्मूला पता है? देख लेते हैं। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। ठीक, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देख लो। वैसे तो सम ऑफ ईयर डिजिट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं n+1/2, बट उससे सिंपल मेथड हम यहाँ बता देते हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ असेट कितना दिया है 1,10,000 और स्क्रैप वैल्यू दी है 10,000। जब दोनों को माइनस करेंगे तो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी वो आएगी 1 लाख की, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है 4 ईयर्स, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर ही डेप्रिसिएशन देना है, डिवाइडेड बाय 4 + 3 + 2 + 1। ये जब सम ऑफ ईयर डिजिट रहता है ना तो सिंपली क्या करेंगे, जितने साल की यूजफुल लाइफ है बैक से पूरा ऐड करेंगे। अगर मान लो 5 होता तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर हम इसका टोटल करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये 10 आएगी ना। अच्छा, अगर हम इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखते 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तब भी हमारे पास वैल्यू कितनी आती है बेटा 10। तो चाहे आप डिनोमिनेटर में सम ऑफ ईयर डिजिट कर लो, सिंपली बैक कैलकुलेशन करके ऐड कर दो, या n+1/2 कर दो, तो n क्या होगा? जितनी आपकी यूजफुल लाइफ है। क्लियर? अब यहां देखो ये हो जाएगा 0 0 कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 40,000। तो जो हमारा एज पर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया 40,000, और एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड निकालेंगे तो 1 लाख का 25%, जो कि सिंपली कितना हो जाएगा 25,000। ठीक, अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 40,000 माइनस 25,000, डिफरेंस आ जाएगा 15,000, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हम अगेन शॉर्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक क्लास अपलोड करेंगे जहां पे डेप्रिसिएशन के जितने भी मेथड्स है उसमें आपको कैसे वैल्यूएशन करनी होती है, क्या उसका फॉर्मूला है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं विथ एग्जांपल, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, तो वो क्लासेस भी आप लोग जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, M draw a 3 months bill of exchange of rupees 20,000 on T on 1st April 2007. On due date, T paid rupees 4,000 and requested M to draw another bill of exchange for 2 months. On the due date of second bill of exchange, T is declared insolvent. Insolvent मतलब होता है जिसके पास अब पैसा नहीं बचा, एंड उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब उनके पास पैसा नहीं है, तो वो आपका पैसा पे नहीं कर सकते। सिंपली करते क्या है कि उनके पास जितनी भी एसेट्स होती है उसको बेच करके उनकी लायबिलिटीज पे ऑफ करते हो, और उनके पास सफिशिएंट एसेट नहीं होता अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का। एंड अ डिविडेंड ऑफ 25 पैसा इन रुपीज एक्सपेंडेड टू बी रियलाइज फ्रॉम हिज एसेट, और हर एक रुपए जो उन्होंने उधार लिया उसके बदले वो सिर्फ 25 पैसा ही लौटा पाएंगे। फाइंड द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको ये बताना है कि टी से कितना पैसा वापस आएगा। तो देखो जो सबसे पहला बिल था वो था 20,000 का, और ड्यू डेट पे उसमें से उन्होंने 4,000 का पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा बेटा 16,000। ठीक, आगे लिखा था रिक्वेस्टेड एम टू ड्रॉ अनदर बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ, तो ये जो 16,000 का बिल था
ये नेक्स्ट बिल रहा होगा। ऑन द ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल ऑफ एक्सचेंज टी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यही सेकेंड बिल की अमाउंट थी। अब इस 16,000 में से क्या वो पूरा पे कर पा रहे हैं? नहीं, वो 1 रुपए के बदले सिर्फ 25 पैसे का पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग बिल था वो कितने का था? 16,000 का, और वो हर 1 रुपए के बदले अगर 25 पैसा दे रहे हैं तो कितना वो रीपे कर पाएंगे? 16,000 का 25%, जो भी हमने कैलकुलेट किया था 4,000, तो इतना हमें उनसे रिकवर होगा। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4,000। Suspense account is generally open to rectify errors of principal, one-sided error, compensating error, all type of error. देखो सस्पेंस अकाउंट हमें तब ओपन करना पड़ता है जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, आइदर डेबिट ज्यादा आ रहा हो कंपैरेटिवली क्रेडिट के, या क्रेडिट साइड ज्यादा हो कंपैरेटिवली डेबिट के। तो उस केस में हम लोग ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने के लिए सस्पेंस अकाउंट दिखाते हैं या सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जो टाइप्स ऑफ एरर्स है वो 4 तरीके के होते हैं: एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर। तो कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, और कुछ एरर्स होते हैं जो कि एडजस्ट हो जाता है। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर बात करें तो एरर ऑफ प्रिंसिपल से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ट्रायल बैलेंस मैच ना करे। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, अगर आप एंट्री पास करना भूल गए डेबिट और क्रेडिट में तो बट ऑफिस आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। बट अगर हमारे पास ऑप्शन देखो वन साइडेड एरर, अगर वन साइडेड एरर है तो चाहे वो डेबिट में गलती हुई होगी चाहे क्रेडिट में, तो बट ऑफिस डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा होगा, जिसको क्लोज करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। A sends goods costing rupees 1 lakh on consignment to yield a profit of 20% on cost. What is the invoice price? बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स प्राइस, और या हम इसको इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख और जो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है वो भी 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो 20,000 हो जाएगा प्रॉफिट। ये हमारे पास आ गया सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस, दैट इज 1,20,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट क्या हम टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? देखते हैं। हमारे पास कैश सेल्स दी है, हमारे पास कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है, कैश डिस्काउंट टू डेटर्स दिया है, डेटर्स एज ऑन 1/1/2012 दैट इज ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया है। क्या हम इसे डेटर्स का अकाउंट बना लेते हैं? अगर डेटर्स अकाउंट है तो नो डाउट ये एसेट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, दैट इज डेबिट साइड आएगा 25,000, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाई बैलेंस सीडी 55,000। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। यहां देखो लिखा है कैश सेल्स 20,000, अब क्योंकि वो कैश सेल्स है और डेटर्स में हम क्या दिखाते हैं? क्रेडिट सेल्स जो उधार पे बिका है। आगे लिखा है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से हमें कितना पैसा मिला? 1,30,000 है ना, और बैड डेट्स कितना हुआ? 15,000 बाई बैड डेट्स 15,000। ठीक, डेटर्स को आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 5,000 बाई डिस्काउंट 5,000। ठीक, सिंपल है। अगर आप डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी समझोगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो कि अगर डेटर से कैश कलेक्ट हो रहा है तो डेटर्स अकाउंट डिक्रीज होगा, बैड डेट हो रहा है पैसा डूब रहा है तो भी डिक्रीज होगा, और डिस्काउंट दे रहे हो तो भी डिक्रीज होगा। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा बेटा? टू क्रेडिट सेल्स। इधर का टोटल करके देख लो, 2,05,000 आएगा इधर टोटल। ठीक, यहां रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 1,80,000, और ये 1,80,000 मेरा क्या हो गया बेटा? क्रेडिट सेल्स, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे टोटल सेल्स पूछा था तो वो ये 1,80,000 और ये 20,000 जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास फिगर आएगी 2 लाख की, क्योंकि टोटल सेल्स में कैश सेल्स भी आएगा और क्रेडिट सेल्स भी आएगा। ठीक, यहाँ एक और चीज देख लो, लेट्स से हमने एक्स से गुड्स खरीदा है। ठीक, अब जब कलेक्शन होगा तो एंट्री क्या होगी? कैश टू एक्स। अगर मान लो पैसा डूब गया, कैश बैड डेट टू एक्स। ठीक, अगर डिस्काउंट होता कैश डिस्काउंट बैड डेट टू एक्स। तो यहाँ जो एक्स अकाउंट है मतलब डेटर्स अकाउंट है उसमें देखो हमने कैश को, बैड डेट को, डिस्काउंट को कहाँ डाला है? डेबिट में डाला है, और यही चीज हमने इनके लेजर में भी अप्लाई की है। क्लियर? अगर मान लो डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं भी बनाना आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वैसे तो सिंगल एंट्री पे डिटेल डिस्कशन क्लास चैनल पे डाला हुआ है, बट बहुत जल्दी
आपको कैसे लेजर ड्राफ्ट करना है, छोटे छोटे लेजर्स, डेटर्स के, क्रेडिटर्स के, कैश के, बैंक के, उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट आप लोग को ये पता चले कि एट द एंड उसका बैलेंस क्या आना है। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन फ्लक्चुएट विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? अगर प्रोडक्शन की बेसिस पे है तो प्रोडक्शन मेथड। On 1/4/2012, Novel Industries purchased a new office equipment for rupees 1,50,000 with a working life of 10 years. The estimated scrap value at the end of 10 years is estimated to be rupees 20,000. Find the depreciation for the 10th year under a straight line method. तो चाहे फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट करो या लास्ट ईयर में, सिंपल, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो सेम आएगा। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1,50,000 और इसमें से हम 20,000 डिडक्ट करेंगे स्क्रैप वैल्यू का, बैलेंस बचेगा 1,30,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो सिंपली मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13,000 की पर ईयर डेप्रिसिएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 13,000। नेक्स्ट, हु बियर्स नोटिंग चार्जेस इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज? लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो नोटिंग चार्जेस होता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ड्रॉय की। वही हमेशा नोटिंग चार्जेस का पेमेंट करेंगे। When the goods are returned by the customers within the specified time, they are recorded initially in the sale or return ledger, thereafter in the sale or return day book. Initially in the sale or return day book, thereafter in the sale or return ledger. Only in the sale or return day book, only in the sale or return ledger. होता क्या है ना कि जब आप गुड सेल कर रहे हो अप्रूवल बेसिस पे, तो जब तक अप्रूवल नहीं आ जाती तब तक हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते एज सेल। ठीक, अगर सेल की तरह रिकॉर्ड कर भी दिया और ईयर एंड तक उसका कोई अप्रूवल नहीं आया तो हम क्या करते हैं कि उसको रिवर्स कर देते हैं, सेल्स को कैंसिल कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा था कि व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, उन्होंने विद इन द स्पेसिफाइड टाइम उसको रिटर्न कर दिया, तो उस केस में हम लोग पहले तो उसको सेल्स मान रहे थे, जब सेल्स मान रहे थे तो उसकी जर्नल एंट्री की थी डे बुक में, और बाद में उसको कैंसिल करना है तो उसको हम लेजर में कैंसिल कर देंगे। क्लियर? और हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट दिया, इनिशियली इन द सेल और रिटर्न डे बुक, देयर आफ्टर इन द सेल और रिटर्न जर्नल, सॉरी लेजर। नेक्स्ट, A sent some goods costing rupees 3,500 at a profit of 25% to B on sale or return basis. B returned goods costing rupees 800. At the end of the counting period, that is on 31st March, the remaining goods were neither returned nor were approved by him. The stock on approval will be shown in the balance sheet at, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम तो स्पेसिफाई किया नहीं है कि उनको कब तक अप्रूवल देना था, और हमने पहले भी बताया कि अगर अप्रूवल नहीं मिलती एट द ईयर एंड तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। क्वेश्चन में यही चीज कह रहा है कि उन्होंने 3,500 में से 800 के कॉस्ट की तो अप्रूवल दी थी, और बाकी जो अप्रूवल थी उन्होंने नहीं दी, 2,700 के गुड्स की उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। लिखा एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड दैट इज ऑन 31st मार्च द रिमेनिंग गुड्स वर नीदर रिटर्न नॉर वर अप्रूव्ड बाय हिम, ना तो उन्होंने अप्रूवल दिया ना ही उन्होंने रिटर्न किया। The stock on approval will be shown in the balance sheet at, कितने पे दिखाएंगे? 2,700 पे। रीजन भी भले आपने 3,500 के गुड्स को 25% की प्रॉफिट पे सेल किया है ना, तो सेल्स दिखाया होगा, बट अब सेल्स कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि ना तो उन्होंने रिटर्न किया ना अप्रूवल दिया, और हम इसको एज अ क्लोजिंग स्टॉक अपनी बुक्स में दिखाएंगे। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक की बात होती है तो वो तो कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 3,500 में से 800 माइनस कर दो, हमारे पास बैलेंस बचा 2,700 का, जो कि हम दिखाएंगे एज स्टॉक। क्लियर? नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000 इज क्रेडिटेड ट्वाइस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, taking credit balances as per passbook as a starting point, what adjustment need to be done to arrive at the balance as per cash book? क्या कह रहा है, ये हमारा कैश बुक है, ये पासबुक है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक, लिखा है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000 इज क्रेडिटेड ट्वाइस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब यहाँ जो आपको 6,000 डालना था, तो आपने 6,000 एक बार ना डाल करके 2 बार डाला है, लिखा भी है क्रेडिटेड ट्वाइस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो इसको नलीफाई करने के लिए हम पासबुक में डेबिट साइड दिखाएंगे, माइनस साइड। क्यों? क्योंकि पासबुक ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सिंपली हम इस 6,000 को क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे अपने पासबुक से। और देखो हमारे पास ऑप्शन सी दिया है, डिडक्ट रुपीज 6,000 फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, from the following details calculate net profit under accrual basis of accounting goods। ठीक, गुड्स सोल्ड फॉर कैश दिया है 5 लाख, क्रेडिट सेल्स दिया है, कैश परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज दिया है, वेजेस पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट।
हम लोग जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं, वो तो हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं ना। जो सेल्स होती है उसमें कैश सेल भी होता है, क्रेडिट सेल भी होता है। जो परचेज होता है उसमें क्रेडिट परचेज भी होता है, कैश परचेज भी होता है। हम कभी भी कैश बुक में चीजों को मेंटेन ही नहीं करते, हमेशा किस पे ड्राफ्ट करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे। तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं वही बनाएंगे। देखो लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5 लाख और क्रेडिट सेल कितना है 25,000, तो जो टोटल सेल्स है वो हो गई 5,25,000। टू सेल्स 5,25,000। कैश परचेज है 4 लाख और क्रेडिट परचेज है 50,000, तो 4,50,000 हो गया। टू परचेजेस 4,50,000। वेजेस दिया हुआ है 20,000 जो कि हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां नहीं लेंगे, वो पीएल में ले लेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारा का सारा आइटम कौन सा है, पीएल का। यहां बैलेंस कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 55,000। ठीक, अब इस 55,000 में से हम लोग को क्या क्या माइनस करना है, हम ड्राफ्ट पूरा का पूरा पीएल अकाउंट नहीं बना रहे, सीधे इस 55,000 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 10,000, ये 5,000 और ये 2,000, दैट इज 7,000। डेप्रिसिएशन है 10,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है 1,000। तो जो टोटल माइनस फिगर आई 28,000 इसमें से हमें माइनस करना है। 55,000 में से आपको 28,000 माइनस करना है, तो फिगर आएगी 27,000 की, है ना। और ये 27,000 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म असेट्स बीइंग ₹3 लाख, करंट असेट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिया है। क्या हम ओनर्स इक्विटी निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। ओनर्स इक्विटी नहीं दी है, बट हमारे पास लायबिलिटी दी है 1,20,000 की, और असेट कितना दिया है, लॉन्ग टर्म असेट है 3 लाख और करंट असेट है 80,000, तो टोटल असेट हो जाएगा 3,80,000 का। ठीक है, ओनर्स इक्विटी कितनी हो गई, 1,20,000 उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2,60,000। सिंपल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 2,60,000। नेक्स्ट, a merchant sends out his goods casually to his dealers on approval basis. All such transactions are however recorded as actual sales and are passed through the sales book. On 31st March, it was found that 100 articles at a sale price of ₹200 each sent on approval basis were recorded as actual sales at that price. The sale price was made at cost plus 25%. The amount of stock on approval will be amounting. सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ₹200 है वो सेल्स प्राइस है एंड उसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब क्योंकि जो अमाउंट ऑफ स्टॉक है, जो आप स्टॉक का अमाउंट दिखाओगे वो कैसे दिखाओगे, एट कॉस्ट प्राइस दिखाओगे, तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है कॉस्ट प्राइस में। एंड अगेन जब अप्रूवल नहीं मिलता है तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखाते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट दिया है वो किस पे दिया बेटा, कॉस्ट पे। तो लेट्स से हमारा कॉस्ट कितना हो गया 100 प्लस 25 इज प्रॉफिट, तो हमारी सेल्स प्राइस हो गई 125। अगर हम कॉस्ट पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25% आ रहा है। वही चीज अगर सेल के साथ करें तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज यहां हमने क्या किया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 520, तो 20% ऑन सेल्स प्राइस हो गया। सेल्स प्राइस है कितनी 200, इस पे 20% हो गया 40, तो ये 40 रुपीज हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 160 की। क्लियर, अब देखो क्योंकि 100 आर्टिकल्स है मल्टीप्लाई बाय ₹160, तो हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 16,000, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन द कोल माइन। कोल माइन परचेज थी 10,50,000 की, एडिशनल एक्सपेंसेस कितना इनकर किया गया 2 लाख, टोटल कोल एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कोल माइन 1 लाख मेट्रिक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोल माइन आफ्टर एग्जॉस्टिंग कोल रिसोर्सेज इज ₹50,000। हमें कोल प्रोडक्शन निकालना है ड्यूरिंग 2012-13 वॉज 5,000 मेट्रिक टन। अब यहाँ पे जो पूरी लाइफ उसकी दी है वो कितनी दी है 1 लाख की, और हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है, ओनली फॉर 5,000। तो ये देखो जो परचेज किया गया 10,50,000 पे हमने परचेज किया, एडिशनल एक्सपेंसेस कितना हुआ है बेटा 2 लाख का, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी दी है 50,000, तो हमारे पास असेट की वैल्यू हो गई 12 लाख। ये 12 लाख अगर 1 लाख मीटर्स के लिए है तो
5000 मीटर के लिए कितना डेप्रिसिएशन होगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 5000 दैट इज 60,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, in the sale or return ledger, all the customers are individually debited and the sale on return basis is credited with the periodical total of the sale or return day book. ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि लेजर बनाया है और लेजर में ये कह रहा है ऑल द कस्टमर्स आर इंडिविजुअली डेबिटेड। हाँ, सेल और रिटर्न लेजर में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं और जो सेल और रिटर्न अकाउंट है उसको क्रेडिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन। जो भी रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं वो ट्रेडिंग एंड पीएल का पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। On 1st January 2013, X paid rupees 1,20,000 being rent up to 31/12/2013. If the accounts are closed on 31/3/2012, 90,000 will be shown as। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 1,20,000 है ये आपने पे किया है 31/12 तक के लिए, मतलब करंट ईयर में दिसंबर तक के लिए, और अकाउंट क्लोज सिर्फ 31 मार्च हो रहा है। तो आपने 9 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, तो जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है 90,000 की, क्योंकि ये जो 1,20,000 था ये तो 12 मंथ्स के लिए था, तो हर महीने का कितना खर्चा हो गया? 10,000 का। बट आपने क्या किया कि करंट ईयर में पेमेंट पूरे साल का कर दिया, तो जो ये 9 मंथ्स का आपका एक्स्ट्रा पेमेंट है दैट इज 90,000, ये हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। करेक्ट आंसर होगा बी, प्रीपेड रेंट और एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। अक्रूड इनकम रिप्रेजेंट इनकम अनअर्न्ड बट रियलाइज्ड इन कैश। अक्रूड इनकम रिप्रेजेंट इनकम अर्न बट नॉट रियलाइज्ड इन कैश। हमने पहले बताया भी है कि अक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है, डिटेल डिस्कशन किया था कि अक्रूवल इनकम क्या होती है, दैट इज अक्रूड, अनअक्रूड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। ये लास्ट क्लास में हमने ये चारों टर्म डिस्कस किए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कॉज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब देखो, वर्किंग कैपिटल की बात करें तो सिंपली वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन देखते हैं, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इन कैश। अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो नो डाउट लायबिलिटीज डिक्रीज होगी और साथ ही साथ कैश भी तो डिक्रीज हो जाएगा। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, करंट एसेट भी डिक्रीज हो गया, तो क्या वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज होगा? नहीं। रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। अगर डेटर्स से हमारे पास पैसा आया तो डेटर्स डिक्रीज होगा और कैश इंक्रीज होगा। एक करंट एसेट डिक्रीज हुआ, एक करंट एसेट साथ ही साथ इंक्रीज हो गया। अगेन हमारे वर्किंग कैपिटल में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। अगर आपने ऑफिस इक्विपमेंट को बेचा है तो फिक्स्ड एसेट बेचा है, आपका फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होगा, बट साथ ही साथ आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा जो कि करंट एसेट है। तो नो डाउट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, अब यहाँ करंट एसेट में चेंज हो रहा है, तुम्हारे वर्किंग कैपिटल में भी चेंज होगा। एंड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ना करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा ना करंट लायबिलिटी पे। तो करेक्ट आंसर होगा सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। इसमें क्या होगा? आपका वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न जर्नल, इनको हम क्या कहते हैं? इनको बेसिकली हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम बुक्स, क्योंकि ना तो ये प्रिंसिपल बुक है ना ये सब्सिडरी बुक है। नेक्स्ट, which of the following is true when a debtor pays his dues? The asset side of the balance sheet will decrease, the asset side of the balance sheet will increase, the liability side of the balance sheet will increase, there is no change in total asset or total liabilities. अभी ऊपर हमने यही बात बताया कि अगर डेटर्स अपने लाइबिलिटीज को, ड्यूज को पे करते हैं तो सिंपली क्या होता है कि जो हमारा डेटर्स है वो तो डिक्रीज हो रहा है, बट साथ ही साथ हमारा कैश या बैंक भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। एक करंट एसेट डिक्रीज होगा, साथ ही साथ एक करंट एसेट इंक्रीज होगा, तो इससे कोई भी इंपैक्ट हमारे बैलेंस शीट पे नहीं होने वाला। दैट इज देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अ फर्म। क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक गिवन है। बैंक इंटरेस्ट ऑन ओडी अपीयर्ड ओनली इन द पासबुक गिवन है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक गिवन है। क्या हम बैलेंस एज पर पासबुक निकाल सकते हैं? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, ये साइड दिया हुआ है 13,000। अब कह रहा है कि बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अपीयर्ड ओनली इन द पासबुक। ओडी पे बैंक इंटरेस्ट था और वो सिर्फ और सिर्फ कहां दिख रहा है? पासबुक में दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है 2600, तो ये यहां दिखाएंगे 2600। देन चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने डिपॉजिट किया था पर ये बैंक में नहीं शो हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर देंगे 5000। ठीक, तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 20,600। और क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है तो नो डाउट पासबुक में क्या शो करेगा? डेबिट बैलेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 20,600 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अ कंपनी फॉर द ईयर 2011-12। यहाँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, कैश सेल्स दिया है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स दिया है। क्या हम कंपनी का बैड डेट्स निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यही सेम पैटर्न पे भी हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, जहां हमने डेटर्स अकाउंट बनाया था। अगेन यहाँ पे हमें क्या बनाना है? सिंपली हम लोग डेटर्स अकाउंट ड्राफ्ट करेंगे और डेटर्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में आएगा टू बैलेंस BD 40,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 50,000 बाई बैलेंस CD 50,000। ठीक। क्रेडिट सेल्स गिवन है 4,30,000 टू सेल्स, और ये सेल्स बट ऑब्वियस क्रेडिट सेल्स होगी क्योंकि डेटर्स को हम हमेशा उधार पे ही बेचते हैं, है ना। यहाँ कैश सेल्स नहीं आएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स बाय बैंक और कैश कितना है? 4 लाख। बस अब इस साइड देखो, जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 6,30,000, है ना। और ये साइड बैलेंस कितना आएगा? 4,50,000। तो 1,80,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बैड डेट्स। अब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नो डाउट कुछ मिस प्रिंटिंग होगी जिसकी वजह से हमारा बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, एंड यहाँ ऑप्शन ये सारे इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,80,000। क्लियर। नेक्स्ट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ कंपनी इज गिवन, द क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो गिवन, एंड इफ द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख। क्या हम COGS कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि COGS का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000, मेरे पास परचेजेस गिवन है 2 लाख, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 70,000। सिंपली जो हमारा बैलेंस आएगा वो आएगा 1,90,000 और ये होगा हमारा COGS। क्लियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज गिवन, द कंपनी डिपॉजिटेड 2 checks worth of rupees 9,500, out of which 1 check rupees 2,300 was dishonored, which was not entered in the cash book. The credit balance as per cash book is, अब यहां देखो अगेन, अगर हम कैश बुक की बात करें तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000 और ये पासबुक है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 2 चेक डिपॉजिट किया, 2 चेक डिपॉजिट किया तो यहां दिखना चाहिए था 9,500, बट इस 9,500 में से 2,300 का एक चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो नो डाउट हमारी पासबुक में तो उसको कैंसिल कर दिया गया होगा, बट अभी ये कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है। ठीक है, एंटर कर दो, माइनस साइड एंटर होगा, दोनों का बैलेंस जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9,700। क्लियर। और यही हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट, during the year 12-13 the profit of a business before charging sales manager commission was rupees 1,89,000. if the sales manager commission is 5% on profit after charging his commission, क्वेश्चन में देखो अगेन यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग बोला है, और आफ्टर चार्जिंग मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 हो जाएगा, है ना। तो 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, कैलकुलेशन करके देख लेंगे। बैलेंस आएगा हमारा 9,000 का, जो कि गिवन है सी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 9,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कॉलम ऑफ सेल्स और रिटर्न जर्नल? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल कॉलम, गुड्स रिटर्न कॉलम, गुड्स अप्रूव्ड कॉलम, परचेज कॉलम। नो डाउट सेल्स और रिटर्न जर्नल है तो यहां परचेज कॉलम कभी भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which of the following accounting treatment is true in respect of accrued commission appearing on the debit side of a trial balance? It is shown on the debit side of the PL, it is shown on the credit side of the PL, it is shown on the liability side of the balance sheet, और it is shown on the asset side of the balance sheet. देखो accrued commission है, मतलब सिंपली क्या कि आपने अर्न तो किया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अब आपको फ्यूचर में वो चीज रिसीव तो होगी, तो नो डाउट ये आपके लिए क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा, और इसको हम कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हमने बताया भी है कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 ट्रीटमेंट करते हैं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन में विद इन ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में। अगर ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट में ये दिया होता, दैट इज फुट नोट पे दिया होता, तो उस केस में इसका 2 एडजस्टमेंट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता पीएल के क्रेडिट साइड में, और दूसरा एडजस्टमेंट तो बट ऑफ इस बैलेंस शीट में असेट साइड होगा। क्लियर। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, if a bill is endorsed to a third party, the accounting entry in the books of the endorser at the time of endorsement involves credit endorsee account, debit endorsee account, debit bills receivable account, or credit bills payable account.
देखो इंडोर्समेंट के लिए अगेन जो हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है उस पर हम बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे, बट क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ सिर्फ इतना पूछा है कि एट द टाइम ऑफ इंडोर्समेंट हम लोग क्या करते हैं, जो इंडोर्सी अकाउंट होता है उसको अपनी बुक्स में डेबिट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डेबिट इंडोर्सीज अकाउंट। डैश इज द डेट ऑन विच अ बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, मैच्योरिटी डेट है ना, उसमें हम लोग 3 ग्रेस डेज भी ऐड करते हैं। Joint venture is a partnership with no firm name for indefinite period formed for 5 years, all of 3. अगर हम लोग जॉइंट वेंचर की बात करें तो ये हमेशा बिना फर्म के नाम के होता है, और जॉइंट वेंचर पहले हमने बताया कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए ड्राफ्ट किया जाता है, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है जॉइंट वेंचर खत्म हो जाती है। तो इनडेफिनिट पीरियड तो ये कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, depreciation amount of a fixed asset represents historical cost less residual value, historical cost less cost of disposal, book value less scrap value. नो डाउट डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप किस पे करते हो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, है ना, एंड ये हमारे पास दिया ऑप्शन ए में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, when benefit of a revenue expense extend beyond on accounting year it is called, अगर revenue expense है तो उसको हम PL में दिखाते हैं, अगर capital expense है तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट अगर revenue expense का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए हो तो नो डाउट हम उसको कहते हैं deferred revenue expenditure. The convention that states that the accounting practice should be followed consistently over the year, like अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है तो ये सजेशन होता है कि अब हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करो, ना कि किसी साल स्ट्रेट लाइन मेथड और किसी साल WDV। क्यों? सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपका प्रॉफिट आ रहा है आप उसका कंपैरिजन कर पाओ, एंड ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंसिस्टेंसी मेथड। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following is a non-monetary asset? Account receivable, account payable, demand bank deposit, patent and trademarks. अगर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स की बात करें तो क्योंकि ये इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो अपने बिजनेस में, एंड अगर इनकी बात करें तो ये नॉन मॉनेटरी एसेट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता, बट अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल होता है फॉर क्रेडिट सेल और परचेज ऑफ गुड्स जहां पे रिटर्न आएगा कैश, एंड डिमांड डिपॉजिट या डिमांड बैंक डिपॉजिट की बात करें तो नो डाउट वहां हम पैसे डिपॉजिट करने की बात करें तो ये 3 मॉनेटरी है और लास्ट नॉन मॉनेटरी है। Next, this is more of a convention than a concept. It proposes that while accounting for various transactions, only those which may have material effect on profitability or financial status of the business should have special consideration for reporting. This concept is known as materiality concept. मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी मटेरियल आइटम है, जो भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सिर्फ उसी को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इन डेज पे ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहां पे हमने ये चीज क्लियरली मेंशन की है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट के लिए है, और अब हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के लिए। क्लियर? इसी में हमने ये भी बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को, दैट इज डिप्रिसिएशन को, मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इश्यू ऑफ शेयर इज, जब कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो उसमें ये चीज मेंशन करती है कि उनका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है। क्लियर? उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती, उनसे उससे कम, जैसे अगर मान लो आपको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल गिवन है 25 लाख, तो कंपनी 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक इशू कर सकती है, 25 लाख तक इशू कर सकती है, बट नॉट मोर देन 25 लाख। और ऐसे कैपिटल को हम क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट,